आदिवासियों को लेकर इतना समर्पण क्यों है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब वाला जिला है। कई समस्याएं इस ट्राइब में देखी गई है। सरकार काम कर रही है लेकिन धरातल पर उतनी नहीं उतर रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खुशी की बात जो यहाँ पर देखने को मिली कि कई युवा इस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। सोनभद्र में मुझे एक युवा से मिलने का मौका मिला। नाम है आलोक चतुर्वेदी, जो आदिवासियों के लिए जी जान से काम कर रहे हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। उनसे जानूंगा कि आदिवासियों को लेकर इतना समर्पण क्यों है, आदिवासियों की समस्याओं से क्यों जुड़े, क्या कर रहे हैं और इसके पीछे क्या मकसद है। आलोक जी नमस्कार। पहले तो मुझे ये बताइए कि सोनभद्र से ही हैं आप और आदिवासियों को लेकर ये जुड़ाव कब से है आपका? जनपद सोनभद्र में जब मैं 1997 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के नाते शाखा में गया, फिर बाद में विभिन्न क्षेत्रों में जाने का जब मुझे मौका मिला और जब यहाँ की आर्थिक स्थिति को, यहाँ के लोगों की गरीबी को मैंने देखा तो ऐसा लगा कि जनपद सोनभद्र जो भारत का इकलौता ऐसा जनपद है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से सटा हुआ है, फिर भी यहाँ के लोग अपने आप को उस स्तर पर ले जाने की स्थिति में नहीं है जिस स्तर पे उनको जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ के लोगों के द्वारा मेहनत से, इनकी मेहनत से जो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं, भारत के में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका 25% यहाँ अकेले उत्पादन होता है। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ बड़े बड़े दावे हैं, किंतु वास्तविकता यह थी कि यहाँ के लोगों का उन आम जनजीवन से उसका कोई सरोकार नहीं था। वे जैसे जैसे जंगल सिमटते गए वैसे वैसे यहाँ का आदिवासी सिमटता गया। कहने का मतलब था कि उस समय एक परंपरा चल पड़ी थी कि जो सूखी लकड़ी काटेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, हरी लकड़ी काटने वाले को बेल दे दिया जाएगा। ऐसी एक परंपरा चल पड़ी थी उस समय के प्रशासनिक अमले से लेकर के उस समय के राज करने वाली सभी पार्टियों में, और इनका शोषण करने के लिए तमाम ऐसी आयातित फैक्ट्रियों के एजेंट थे जो विदेशियों के इशारे पर काम करते थे और आते थे और यहाँ शोषण इनका करते थे और करके चले जाते थे। आदिवासियों की समस्याओं ने आपको उद्वेलित किया इस ओर आने के लिए। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? जो सक्रिय रूप से मैंने देखा कि आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है आपके थ्रू, लेकिन आप बताएंगे कि क्या क्या काम आपके थ्रू किया जा रहा है? सोनभद्र की जो लगभग 17 लाख जनसंख्या है उसमें से 5 लाख के आसपास शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है। शेड्यूल ट्राइब यहाँ का इतना सीधा है जो अपनी बातों को ठीक से नहीं कह पाता, वो बहुत ही नरमता से पेश आता है। इसका परिणाम यह रहा कि हर व्यक्ति उनका शोषण करता रहा। शोषण करने का के पीछे का क्या तात्पर्य रहा? कहीं न कहीं उनके नामों पे लोन लेना, कहीं न कहीं उनके नाम पे 100 रुपए की स्टाम्प पे उनकी ज़मीनों को ले लेना और फिर उस ज़मीन पे कब्जा कर लेना। एक रिपोर्ट है मुख्य वन संरक्षक A.K. जैन जी की, जिनकी बाद में हत्या हो जाती है। A.K. जैन जी ने यह अपने रिपोर्ट में स्वीकारा है कि जनपद सोनभद्र में 1 लाख हेक्टेयर वन भूमि पे अवैध कब्जा है, अर्थात दबंगों का कब्जा है, राजशाही राजनेताओं का कब्जा है, फैक्ट्री के मालिकों का कब्जा है, जो अवैध रूप से बाहर से आ करके लोग यहाँ बसे हैं उनका कब्जा है। वह 1 लाख हेक्टेयर वन भूमि जो है, अगर उसकी ठीक प्रकार से जांच कराई जाए, उनकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो बड़े बड़े राजनेताओं के चेहरे साफ हो जाएंगे। यानी वन भूमि पर जिन पर आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों का चेहरा या उनका नाम आगे करके दूसरे लोग कब्जा कर रखे हैं। जी, एकदम कब्जा कर रखा है। और कब्जा ही नहीं, उस पे 100 रुपए की स्टाम्प पे उनके द्वारा जमीनों को लेकर के और यह बता दिया जाता है कि आपके पूर्वजों ने यह जमीन मेरे नाम लिखी थी और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। जैसे इन प्रकार के विषयों को लेकर के तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं, इन प्रकार की बातों को हम शुरू से उठाते रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब और वनों में रहने वाली अन्य जातियां हैं
वह चाहे किसी भी जात का व्यक्ति हो, उसको वनाधिकार पट्टा दिया जाना चाहिए। कुल 60,000 वनाधिकार के पट्टे के दावे आए थे, लेकिन कहीं न कहीं वनाधिकार के पट्टे के दावों को खारिज करते करते 10,000 12,000 पे लाके सिमटा दिया गया। उन दावों को अगर ठीक से जांच कराया जाए और वनाधिकार का पट्टा दे दिया जाए तो इनके जीवन को के स्तर को और उठाया जा सकता है। वनाधिकार पट्टा क्या है और इसका क्या फायदा वनवासियों को मिलेगा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वनाधिकार पट्टा यह है भारत सरकार का यह एक कानून है। इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत वनों में रहने वाली जो जातियां हैं, वह शेड्यूल ट्राइब हो, एससी समाज का हो, ओबीसी हो या जनरल हो, कोई भी जो वनों में रहता है, वनवासी है, उसको जिन वनों के जिस खाली भूभाग पे वह काबिज है वह उसको पट्टा दिया जाए, वह यह है वनाधिकार पट्टा। अगर वनाधिकार का पट्टा दे करके यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, फलदार वृक्षों को लगाने के लिए और लगा करके उससे जो उपज हो उससे अपना भरण पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो इनका जनजीवन और अच्छा बन सकता है। तो ये जो आप बता रहे थे कि 60,000 से 10,000 12,000 पर लाए गए, तो क्यों ये स्क्रूटनी क्यों करी है, छटाई क्यों करी, किस बिहाफ पे करी? यह कहीं ना कहीं प्रशासन की और यहाँ की उनकी आवाज़ों को उठाने वाले लोगों की इच्छा शक्ति की कमजोरी थी, जिन्होंने इसकी ठीक प्रकार से जांच नहीं कराई, जिन्होंने इस विषय को ठीक से नहीं रखा, जिसका परिणाम यह रहा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समाज का शोषण इसी समाज से निकलने वाले लोगों ने किया। मत्स्य नीति अपनाई गई इस समाज में। मत्स्य नीति जो शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट समाज से जो निकले, जिनको बाहर आकर के इस समाज के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए काम करना चाहिए था, शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन के लिए काम करना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया। बल्कि उन्होंने भी इनका शोषण किया। अन्य लोगों ने तो इनका शोषण किया ही, उस समाज से भी जो लोग निकल करके आए उन लोगों ने भी इनका शोषण किया। इसका अर्थ उदाहरण आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इस समाज से जो लोग निकल करके आए वो तो बढ़ते चले गए, लेकिन यह समाज दबता चला गया, कुचलता चला गया, जंगलों के साथ सिमटता चला गया। वन औषधियों पे, वन उपजों में पे जो इनका कब्जा था, एक तरीके से कब्जा कहने का तात्पर्य इस शब्दों से है कि उन औषधियों को, उपजों को ये बेच करके अपना भरण पोषण करते थे, पेट पालते थे, उस पे भी कब्जा कर लिया गया। उसको भी अन्य लोग ठेकेदार के रूप में बेचने लगे। ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई। अगर यह प्रथा समाप्त कर दी जाए, इनको वन उपजों पे इनका अधिकार दे दिया जाए, वन उपज को ले जाकर के ये बेचें, इससे अपना ये भरण पोषण करें, अपने पेट को पालें, तो कहीं ना कहीं इनको आर्थिक आज़ादी मिलेगी। आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के जो नेतृत्व उभर कर आया है उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी वो लाचार। आप क्या कर रहे हैं? हम इस समाज के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से सेवा समर्पण संस्थान जो उत्तर प्रदेश में काम करता है, उसका एक अभिन्न अंग होने के नाते, उसका एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक कार्य समिति का सदस्य होने के नाते हम लोग इस जनपद में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन तीनों पर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य इस प्रकार से कि हम हर गांव में डॉक्टर्स डे पर हर वर्ष में कैंप लगाते हैं, इनको बाहर भी इलाज करने के लिए ले जाते हैं। शिक्षा, बिरसा मुंडा विद्यापीठ खोल करके अपने छात्रावास में ला करके उनके शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम कर रहे हैं। संस्कार, परम पूजनीय शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित शिव मंदिर में उनको सुबह पूजन अर्चन करने की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, जिससे उनके संस्कार सुधर रहे हैं। स्वावलंबन के दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं कि यदि यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वनवासी समाज के लोग हैं, 10,000 से 12,000 रुपए के लिए बाहर में जाते हैं काम करने के लिए। बाद में उनको शोषित करके, उनका बाहरी लोग शोषण करके भगा देते हैं। यदि उनको
इसी जिले में रोजगार दिया जाए, इसी जिले में उनको रखा जाए, इसी जिले में मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोल करके उनको मोटर की ट्रेनिंग दी जाए। इसी जिले में बहुत ऐसे वाहन है वो चला सकते हैं और 10 से 12 हज़ार रुपये कमा करके अपना काम कर सकते हैं। अपने घरों में उनको प्रशिक्षण दिया जाए, बागवानी लगाएं, बागवानी से जो उपज हो उससे अपना वो पोषण करें। इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। आप आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं जैसे आपने गिनाए, लेकिन पिछले दिनों जो यहाँ से आदिवासी नेता हैं और अपना दल के सांसद भी हैं, उनके साथ आपका टकराव हुआ था जो काफ़ी चर्चे में आया था, तो ऐसा क्यों? देखिए, यह भारत की भूमि है, यहाँ व्यक्ति नहीं उसके कर्मों की पूजा होती है। कर्मों की पूजा ऐसे होती है कि आप देख सकते हैं कि एक कर्कश बानी बोलने वाला कौवा भी राम कथा कहता है तो उसका नाम काकभुसुंडी हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह भारत की भूमि है, यहाँ व्यक्ति नहीं उसके कर्मों की पूजा होती है। सांसद जी को सर्व समाज के लोगों ने चुना था, वह चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अर्थात या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्व समाज के लोगों ने उन्हें सांसद चुना था। वो सर्व समाज के सांसद हैं, न कि एक समाज के सांसद हैं, न कि जाति विशेष के वो सांसद हैं, न कि वो वर्ग विशेष के सांसद हैं, न कि वो एक राजनीतिक विशेष के सांसद हैं, वो पूरे सोनभद्र के सांसद हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो एक ब्राह्मण समुदाय, बड़ा समुदाय ब्राह्मण समुदाय भी यहाँ विराजमान करता है, इस जनपद में रहता है, उस ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों को उनके द्वारा अपशब्द कहे गए और अपशब्द कहने के साथ साथ उन्होंने यह स्वीकारा कि जो मिर्जापुर में दंगा हुआ, विवाद हुआ, जो घटनाएं हुई उसमें उनके हाथ थे। उन्होंने यह स्वीकारा है उस वीडियो में कि पुलिस वालों पे जो लाठी बरसी, जो गोली चली, उसमें उनके हाथ थे। ऐसी स्थिति में मैंने कहने का मतलब हम सब ने, हमारे समाज के लोगों ने इस विषय को उठाया और यह कहा कि जब एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे दंडित होना चाहिए। उसी का आज परिणाम भी दिखाई दे रहा है कि सांसद महोदय पिछले 3 महीने से जनपद सोनभद्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो, आपने दबाव बनाया, इतना हंगामा कर दिया, अब सांसद महोदय माफी भी मांग रहे तो अब तो माफ कर दे देना चाहिए उनको। देखिए, हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा समाज शुरू से ऐसा रहा है कि वो माफ करने वाला रहा है और इसमें माफी का विषय ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जो अपने आपराधिक घटनाओं को स्वीकारा है उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय में जाएं, वे स्वीकारें और वहां कहें कि उन्होंने दंगे कराए थे, उन मामलों के मुकदमे लंबित हैं, उसमें स्वयं सरकारी गवाह बने। मेरा यह कहना है, माफी तो विषय आया है और माफी के विषय को लेकर के हम चलते रहे हैं और आगे तब तक हम उनको क्षमा करने की स्थिति में नहीं है या हमारा समाज करने की स्थिति में, जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। लेकिन सांसद जी ने यह स्वीकारा है कि आपराधिक घटनाओं में उनके हाथ रहे हैं, तो जो मुकदमे मिर्जापुर जिले में लंबित हैं माननीय न्यायालय में, उस पे जाएं और वो स्वयं सरकारी गवाह बने और कहें कि हाँ हमने उन दंगों को कराया था, हमने ऐसी कार्रवाई कराई थी, तो ये करें। और सांसद जी कहीं न कहीं उस रूप में जाकर के कहने का और उद्वेलित करने का जो काम रहा है सांसद जी का, वह वर्ग संघर्ष कराने की स्थिति रही है। उनके उस भाषण से वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, न कि केवल एक विषय बिंदु हुआ है। उन्होंने वर्ग संघर्ष कराया। ये आपने बड़ी बात की आलोक जी, और ये महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग संघर्ष ना हो। आलोक जी की जो पीड़ा है वो इसी पीड़ा को लेकर इनका कहना है कि मैं आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करता हूँ, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए काम करता हूँ, ब्राह्मण होने के नाते मेरे लिए सब समान है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज से आने वाले सांसद ने इस तरह के वचन कहे हैं समाज के दूसरे वर्ग के लिए, ये वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देगा, समाज की टूटने का कारण बन सकता है। तो इन जैसे वक्तव्यों से बचा जाना चाहिए। जहाँ तक आपराधिक मामले हैं उसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सोनभद्र से कैमरा सहयोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।